दोस्तों आइए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है काइजन। और काइजन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंज करना, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हम कंटिन्यूअस इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में है। ये एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी, एक मैनेजमेंट का टेक्निक है जो कि प्रोडक्शन सिस्टम में या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वाइडली यूज़ होता है। अगर हम लोग काइजन के बारे में अगर जानते हैं और काइजन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्या होगा, चेंजेस क्या क्या आएंगे, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। तो दोस्तों अगर हम लोग काइजन को कहीं पे भी यूटिलाइज करते हैं उससे क्या होता है, उसका इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म में आता है और लॉन्ग लास्टिंग आता है। ठीक है दोस्तों, जो पेस होता है काइजन को लगाने का वो क्या होता है, स्मॉल स्टेप्स में होता है। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे में चेंज करते हैं। जो टाइम होता है कब करते हैं, वो ऐसा नहीं कि एक ही बार हम लोग लगा के छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअली चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आपका प्लांट जो है वो भी टोटली क्या कर रहा है, ओल्ड ट्रेडिशन पे काम कर रहा है। मान लीजिए पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, पुराने कंस्ट्रक्शन के साधन आप यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई, फिर आपने दो ऑटोमेटिक मशीन लगाई, फिर आपने तीन लगाई। आपने एक टाइम पे आने के बाद सारा कुछ अपना प्लांट का जो सारा कुछ जो प्रोजेक्ट था वो क्या कर दिया, आपने उसको ऑटोमेटेड कर दिया। तो ये जो स्लो 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 चेंज हुआ एक के साथ एक के बाद एक के बाद एक, ये क्या होता है, इसी को हम लोग काइजन बोलते हैं। हम लोग को नाम बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब नाम ज़रूर है याद करके जाना हम लोगों के लिए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होता है कि सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने जब TQM पढ़ा था तो TQM के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट तो ज़रूरी है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सबका ही हम लोग को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अच्छा देखिए, इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि हम लोग को काफ़ी कम कॉस्ट में करना होता है। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं पोका योग के बारे में। पोका योग का फुल फॉर्म होता है फुल प्रूफिंग। हम लोग फुल प्रूफिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब ये होता है, फुल प्रूफिंग का मतलब किस तरीके से कि अपने सिस्टम को हम लोग नो एरर्स हो, कोई भी एरर्स ना आए, इंक्लूडिंग ह्यूमन एरर्स भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर। ह्यूमन एरर्स को भी परमिट नहीं किया गया है। तो ये क्या है, फुल प्रूफिंग का टेक्निक है। जीरो डिफेक्ट्स, कोई भी डिफेक्ट इसके अंदर यूटिलाइज नहीं किया जाता है। देखिए जो इसका मेथड होता है वो क्या है कि यूज़ करते हैं हम लोग सोर्स इंस्पेक्शन को, जहाँ पे कि डिफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक टेबल है आपका जिसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट का बीच में कहीं पे कोई प्रोपोर्शन ख़राब हो रहा है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन के अंदर इसी कन्वेयर बेल्ट वाली लोकेशन पर हम जाएंगे और हम लोग यहाँ पे 100% चेंज करेंगे और 100% सोर्स इंस्पेक्शन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100% सोर्स इंस्पेक्शन लगाएंगे। दूसरी बात है 100% इंस्पेक्शन जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद इससे क्या होगा कि करेक्शन का टाइम जो होता है, करेक्शन का टाइम क्या हो जाता है, वो कम हो जाएगा। अगली बार से आपको क्या होगा, फेल्योर नहीं आएगा प्रोडक्ट के अंदर। फिर हम लोग फुल प्रूफिंग डिवाइसेस लगाते हैं, जैसे कि सेंसर लगाते हैं, ट्रांसड्यूसर लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस यहाँ से तीन पाथ डाइवर्ट हो रहे हैं और आपके सामान आ रहे हैं अलग अलग, तीन आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। अब मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट को लीनियर जाना होता, लेकिन लीनियर न जा करके यहाँ पे अगर ये घूम गया तो एरर होने का चांस रहता। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सेंसर लगा दिया। ठीक है, ये सेंसर क्या कर लेगा, इसको देख लेगा और क्या कर देगा, इसके मोशन को रोक देगा। तो दोबारा से ये प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, इस साइड आएगा और अपने गिवन कन्वेयर बेल्ट पे गिवन डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर लगाने से मतलब क्या हुआ, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, फुल प्रूफ अगर प्रॉपरली मेंटेन करें तो हम लोग का सिस्टम क्या हो जाएगा, फुल प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि हर एक वर्कर का आप रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी वर्कर को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो रिस्पेक्ट करने से क्या होता है, अगर आप रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेंगे अपने वर्कर्स को तो आपका सिस्टम जो होगा वो इफेक्टिव होता जाएगा। दोस्तों हम लोग को समझ में आया कि पोका योग सिस्टम क्या होता है।
अब आइए हम लोग कंकरेंट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये मटेरियल डिपार्टमेंट था, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, फिर दोस्तों मान लीजिए कि डिज़ाइन डिपार्टमेंट था, फिर दोस्तों मान लीजिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट था। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले का टाइम मतलब कि जब ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है उसमें क्या होता है कि डिसीजन का फ्लो मान लीजिए मटेरियल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक जाने आने में 3 मंथ लग गया, फिर प्रोडक्शन से डिज़ाइन डिपार्टमेंट जाने में मान लीजिए कि 2 मंथ लगा, फिर डिज़ाइन से मार्केटिंग डिपार्टमेंट जाने में 5 मंथ्स का टाइम लगा। तो टोटल टाइम दोस्तों इसमें कितना लग गया, 10 मंथ्स का लग गया। इसमें क्या हुआ, कई बार मान लीजिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गया और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या कर रहा है, इसको कैंसिल कर दिया ऑर्डर को। तो अगर ऑर्डर को इसने कैंसिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या कर जाएगा, आफ्टर 10 मंथ्स के टाइम के बाद क्या हो गया, फेल भी हो गया। अगर आपका प्रोडक्ट 10 मंथ्स के बाद फेल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इतना पूरा प्रोसेस को लगाया था ये तो बेकार हो गया। तो इस वजह से ये ट्रेडिशनल अप्रोच आता है। अब देखिए दोस्तों, इन सबको हम लोग वॉल मान लेते हैं कि क्या है, ये वॉल है। तो इस वाले डिज़ाइन को हम और क्या बोलते हैं, इस टाइप के डिज़ाइन को क्या बोला जाता है, ओवर द वॉल सिस्टम टाइप का सिस्टम होता है। देखिए दोस्तों, कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है, कंकरेंट इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों डिज़ाइन डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर मटेरियल डिपार्टमेंट, फिर दोस्तों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मान लीजिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ डिसीजन लिया जाता है। हो सकता है कि 3 मंथ्स का डिसीजन हो, लेकिन क्या होता है, आइडिया को फाइनलाइज किया जाता है और तब काम किया जाता है। अच्छा, एक और बात है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता लग जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स मटेरियल साइंस को, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम सबको। तो सबको रूट कॉजेस क्या हो जाते हैं प्रॉब्लम्स के, रूट कॉजेस हम लोग को क्या होते हैं, रूट कॉजेस हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। जब रूट कॉजेस फाइंड आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका एलिमिनेशन ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ईजी हो जाएगा। और जब उनका एलिमिनेशन ईजी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको हम लोग ईजिली प्रोसेस क्या हो गया आपका, स्मूदन आउट हो गया। आपने क्या किया, प्रोसेस को स्मूदन आउट कर लिया। तो दोस्तों ये तो हो गया कंकरेंट इंजीनियरिंग। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, वो ये होता है कि हम लोग को कम से कम खर्चे में, लो कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी बनाना है प्रोडक्ट। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग करते कैसे हैं, तो इसके लिए 3 टर्म्स होते हैं जिनको कि हम लोग 3 M's बोलते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली आपको याद रहेंगे। देखिए क्या है कि DA क्या है, वो RA से पहले है, तो DA को आपने क्या दे दिया, अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट हो गया। फिर देखिए RA और RI में अल्फ़ाबेटिकली RA आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, मुदा, मुरी, मुदा, मुरा एंड मुरी। तो दोस्तों, मुदा का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म जो इसको यूज़ किया जाता है, ये जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है वेस्ट प्रोड्यूस करना। अगर आप समझ लो कि आपके प्रोडक्शन में अगर कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका फंक्शन रहेगा इसको एलिमिनेट करना। किसको एलिमिनेट करना, जो भी डिफेक्ट हो रहा है। अब ये वेस्ट क्या होता है, ये वेस्ट सिंपली वही वाला वेस्ट है जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो प्रोडक्ट का आपको क्या रहेगा, एक लिमिट दिया रहेगा, एक लोअर लिमिट होगा, एक हायर लिमिट होगा। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट के कुछ लिमिट्स डिसाइड किए गए हैं तो इसका मतलब ये कि उसका एक टारगेट वैल्यू भी होगा। अगर उसका कोई टारगेट वैल्यू अगर हम लोगों को पता है, तो हम लोगों ने जब टगुची लॉस फंक्शन पढ़ा था तो उस समय हम लोगों ने देखा था
कि टारगेट वैल्यू से हम लोग जितना ज़्यादा बाहर जाते हैं क्या होता है, हम लोग का लॉस होता है। और 6 सिग्मा के कॉन्सेप्ट में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि पोटेंशियल क्वालिटी माइनस एक्चुअल क्वालिटी क्या होती है, वेस्ट होती है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो 6 सिग्मा और TQM के कॉन्सेप्ट से मिल के बनाया जाता है। और इसमें जो 3 M's होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि पहला है AQ माइनस PQ इज वेस्ट। तो पहला M से निकलता है आपका वेस्ट, कि वेस्ट को आपको डिक्रीज करना है। दूसरा चीज होता है आपका इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात किया गया है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये हो रहा है कि कभी आप 20.03 mm की शाफ्ट बना रहे हो और कभी आप 20.0 mm की शाफ्ट बना रहे हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपके प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनकंसिस्टेंसी है, जिसकी वजह से आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के क्या हो रहा है, वो लिमिट्स को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज आपकी सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो आपकी सारी वैल्यू टारगेट वैल्यू के अपोजिट आएगी, यानी कि लोअर कंट्रोल लिमिट की ओर आएगी, या तो टुवर्ड्स अपर कंट्रोल लिमिट आएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करना है, अगर ये जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है उसको हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। सो सेकंड जो टारगेट होता है वो होता है इम्प्रूव नहीं, रिमूव होगा, रिमूव द इनकंसिस्टेंसी तो हम लोग को जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है उसको हम लोग को हटाना है। और थर्ड चीज होता है अनरीजनेबलनेस। अनरीजनेबलनेस का मतलब ये होता है, देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई काम हो गया, मान लीजिए कि कुछ रेलवे का काम हो गया, कोई सा भी डिपार्टमेंट का काम हो गया, तो अगर कुछ काम हो रहा है तो उस काम के अंदर सपोज करिए कोई डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट अगर किसी चीज़ के आया तो जो भी डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लीजिए नहीं हो पाई, कोई अकाउंटेबल नहीं हुआ। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो कहता है कि नहीं, देयर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी। देयर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी न किसी को आपको क्या करना है, जिम्मेदारी देना पड़ेगा ना, कि आपकी जिम्मेदारी, जब तक जिम्मेदारी नहीं रहेगी तब तक क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना, और अगर आपको पास जिम्मेदारी ना हो तो आप पढ़ाई उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जिम्मेदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, किस बेसिस पे उसको लगाना है। तो उसको लगाने के जो बेसिक तरीके होते हैं उसका मतलब ये होता है कि देखिए हम लोग कैसे करना है, आइडेंटिफाई करना है वैल्यू को। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कॉस्ट वैल्यू, यूज वैल्यू, स्टीम वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा यूज वैल्यू हो गया, परचेज वैल्यू की सारी वैल्यू, मतलब 3 टाइप की वैल्यूज हम लोगों ने देखा। या तो आप प्रोडक्ट का कॉस्ट कम रखिए, या तो अपने प्रोडक्ट का आप यूज अच्छा करिए, या तो आप प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत बनाइए कि वो प्रोडक्ट क्या करे, उसकी स्टीम वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए। तो अगर आपको इन तीनों चीज़ों पे करना है तो आपको इन तीनों पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसके भी हम लोग तरीके अब जानते हैं। इसके तरीके होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग्स आप कर सकते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। तो वेरियस तरीके लगा करके और आप क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मैप करना वैल्यू स्ट्रीम को। तो अभी हम लोग देखते हैं मैप कैसे करना है हम लोग को वैल्यू स्ट्रीम को। तो दोस्तों हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे थे। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग वैल्यू स्ट्रीम को मैप करते हैं। आइडेंटिफाई वैल्यू हम लोगों ने समझ लिया था। वैल्यू स्ट्रीम को मैप करने का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस से होके गुजर रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपका प्रोसेस समझ लीजिए कि इतने लंबे स्टेप से होके गुजर के आ रहा है, इतना लंबा रास्ता एक सपोज करिए वो आपके प्रोडक्ट को करना पड़ रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट को इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से छोटा रास्ता तय करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैप करेंगे किस तरीके से हम लोग वैल्यू को और ज़्यादा इनकलकेट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है क्रिएट द फ्लो। क्रिएट द फ्लो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, पर आप यहाँ से जा रहे हैं इधर और यहाँ से जा रहे हैं इधर, तो ये कोई प्रॉपर फ्लो तो नहीं हुआ प्रोडक्ट्स का।
प्रोडक्ट्स को मान लीजिए, तो आपको प्रोडक्ट्स अगर बिना वजह के अगर घूमना पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि आप प्रॉपर फ्लो मेंटेन कर पाएँ एक्टिविटीज़ का टुवर्ड्स द एंड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएट द फ्लो। फिर होता है मैप द वैल्यू स्ट्रीम, हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद देखिए स्टैब्लिश पुल है। स्टैब्लिश पुल का मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे मटेरियल डिपार्टमेंट होता है, मटेरियल के बाद डिज़ाइन डिपार्टमेंट होगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, जो मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट की। अब देखिए दोस्तों, अभी जो होता है, या मान लीजिए ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था कि हम लोग पुश करते थे। पुश करने का मतलब क्या हुआ कि बिगिनिंग से एंड की ओर हम लोग धक्का लगाते थे सिस्टम में। धक्का लगाने का मतलब हुआ कि जो ऑर्डर का फ्लो होता था वो इस तरीके से होता था। लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर ये बोला गया कि अगर आप आगे से अपने सिस्टम को पुश कर रहे हैं, यानी कि अगर ऑर्डर का फ्लो अगर आपका डिपार्टमेंट 1 से स्टार्ट हो रहा है और डिपार्टमेंट एन तक की अगर पूरी इस तरीके से अगर जा रहा है, अगर ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में बोला गया कि आप पुल को स्टैब्लिश करिए, यानी कि जिसको मार्केट में एक्चुअली प्रोडक्ट बेचना है, जिसको प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचना है, यानी कि कौन, हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करें, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या सामान चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या सामान चाहिए, वो डिपार्टमेंट अपने से पहले वाले डिपार्टमेंट को क्या बोलेगा, ऑर्डर फ्लो करवाएगा। मान लीजिए यहाँ मेंटेनेंस है, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो अब ऑर्डर का फ्लो क्या रहेगा, अब हम लोग पुल इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको पुल कर रहा है, उसको पुल कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर का फ्लो जो होगा वो किस तरीके से हो रहा है, एंड से पीछे की ओर आ रहा है, तो आपके सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे। जैसे कि अगर मार्केट में कस्टमर को चाहिए 10 दिन, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या बोलेगा मटेरियल डिपार्टमेंट को या अपने जस्ट मेंटेनेंस वाले की, जल्दी से आप काम करके प्रोवाइड करिए हमको। सेम वही डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने से पहले वाले डिजाइन डिपार्टमेंट को, जल्दी से आप क्या करिए, ड्राइंग बना करके दीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करे, सॉरी डिजाइन डिपार्टमेंट क्या करे, मटेरियल डिपार्टमेंट को, जल्दी से आप प्रॉपर मटेरियल सेलेक्ट करके हमको बताइए। तो ये बताइए काफी जल्दी हुआ कि नहीं हुआ, काफी बेटर वे में कमांड का फ्लो हुआ। तो इसी टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैब्लिश द पुल। उसके बाद जो लास्ट फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक द परफेक्शन। यानी कि वंस वी हैव मेड अ चेंज, देन डू दैट कंटिन्यूअसली। ठीक है दोस्तों, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल हम लोग को सारा समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल टाइम के अंदर करना है। अब इसका मतलब आप समझिएगा, पहले क्या होता था, पहले आप ये समझ लीजिए कि कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये जो आइडिया आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनबान सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या था कि 1967 की बात है, ये जापान में फर्स्ट टाइम आया था, ये जापान में आया था फर्स्ट टाइम, लगाया गया था। और इसी के साथ साथ ये टोयोटा कंपनी में लगाया गया था, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। अगर आप जैसे अब गाड़ियों का एग्जांपल आप लीजिए कि ये आपकी कंपनी है और ये इस कंपनी का वेयर हाउस है। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये कंपनी गाड़ियां पहले से ही बना करके और रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, तो एक बात बताओ, इसके अंदर ये स्टोर हो रहा है, इसके अंदर ये स्टोर हो रहा है। अब मार्केट है, अगर आप सपोज करो ये मार्केट है, ये अलग अलग शॉप्स हैं सपोज करो मार्केट की। तो अगर मार्केट के अंदर डिमांड कैसी है, क्या है, आज डिमांड ज़्यादा है, कल गए रिसेशन आ गया, डिमांड कम हो गई, तो डिमांड जब फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना, अब आप क्या है कि कोई ना कोई सीज़न ऐसा आएगा जबकि आपके डिमांड मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ गया घट गया, अगर आप मान लीजिए डिमांड नहीं है मार्केट का और आपने जो प्रोडक्ट्स हैं
वो आपने प्रोडक्ट्स हैव बीन मेड एंड स्टोर्ड। तो क्या बताइए, आपको इसके बाद आपको इसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, वेयर हाउस का चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और क्या आपको पे करना पड़ेगा, वेयर हाउस का ही सिर्फ चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, आपको इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा लेबर उसके लिए मेंटेनेंस के लिए रखना पड़ेगा। ये फालतू का आपका खर्चा आएगा। तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर क्या बोला गया कि नहीं, आप प्रोडक्ट्स को पहले से बना के मत रखिए, मार्केट की डिमांड आए, 10 दिन पहले की डिमांड है, तो अभी आप क्या करिए, आप सारा कुछ अपना सिस्टम इतना इफेक्टिव बना के रखिए कि मेक द सिस्टम effective in such a way, make the system effective in such a way that all the processes are capable of producing products in their minimal time। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने क्या किया, आपने अपने सारे प्रोडक्ट्स और सारा प्रोडक्शन सिस्टम जो है आपका, आप इलेक्ट्रिकल मशीनरी की बात करो, सपोज करो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, आपने क्या किया है, इन सबको इतना इफेक्टिवली बना करके रख रख दिया है, इतना इफेक्टिव आपने बना करके रख दिया है कि क्या हो गया, कि जैसे कि मान लो कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम लोग बात करें स्मॉल की और कैपिटल की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मान लो कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी में लगते थे 15 डेज, तो वो 2 डेज में अब काम हो जाएगा जस्ट इन टाइम में। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगते थे 30 डेज, वो भी आपका मान लीजिए 4 डेज में हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मान लीजिए 45 डेज लगते थे, तो आपने 7 डेज में कर लिया। तो इसमें जो आपको टोटल टाइम लगा वो 90 डेज का लगा, और इसमें जो आपको टोटल टाइम लगा वो कितने डेज का लगा, 13 डेज का लगा। तो आप एक बात बताओ, आप क्या करोगे, वी कैन क्विकली लॉन्च आवर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, और क्या हो गया आपका, नो नीड नो नीड टू कैरी ह्यूज इन्वेंटरी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर कोई इन्वेंट्री कैरी नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हो गया, यानी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ स्टोरेज जो हो गया, वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ समझ लीजिए इसके अंदर कि एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल्स। दोस्तों क्वालिटी सर्कल क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, दोस्तों कोई भी जो कंपनी है उसके अंदर क्या है कि सम एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। अब ये एम्प्लॉय जो हैं उसमें से मान लो आपकी ये एक अलग डिपार्टमेंट में है, ये एक अलग डिपार्टमेंट, ये अलग डिपार्टमेंट और एक अलग डिपार्टमेंट, और कम से कम कुछ नहीं तो मान लो फिर से कि आप n इज इक्वल टू 500 एम्प्लॉयज इसके अंदर काम कर रहे हैं। इसमें से 200 जो पीपल हैं वो मान लो कि आप मेंटेनेंस में हैं, 150 पीपल दे आर वर्किंग इन, दे आर, ये मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस पर्सोनल है। 150 लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और 150 लोग जो हैं वो सिविल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, अब इस 200 डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या होगा,
कुछ नहीं तो कम से कम 50 लोग बड़े ऑफिशियल लेवल पे होंगे। सिमिलरली इसमें भी 50 लोग होंगे, इसमें भी 50 लोग होंगे। अब ये 50 लोग यानी कि क्या हो गया, ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैं। ये लोग अपनी मर्जी से क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अपनी मर्जी से बाई चॉइस इकट्ठा होते हैं। दे कलेक्ट ऑन अ वॉल्यूंटरी बेसिस, यानी कोई फोर्स नहीं रहता इनके ऊपर। एंड दे टॉक हाउ टू improve the quality of the system। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्वालिटी सिस्टम किस तरीके से इम्प्रूव करना है ये उसके बारे में बात करते हैं। और इस तरीके से कंटिन्यूस बात करने से क्या होता है, क्वालिटी के अंदर सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों हम लोग को क्वालिटी सर्कल के बारे में आइडिया लग गया।